सभी दर्शकों को नमस्ते। मुझे बेहद खुशी है कि आप हमारे हर एपिसोड के साथ जुड़ते हैं, हमारे हर कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं और हमारी कोशिश रहती है ऐसे जागरूकता के कार्यक्रम हम आपके बीच में लाते रहे जिसमें महिलाओं के मुद्दे, महिलाओं की जो समस्याएं हैं उन्हें हम आपके साथ डिस्कस करते रहे और हमारे कुछ विशेष एक्सपर्ट्स को बुलाकर भी हम उन समस्याओं पर विचार विमर्श कर सकें। हमने यह भी प्रयास किया है कि हमारी बहनों को, हमारी युवतियों को, हमारी महिलाओं को, जितनी भी हमारी दर्शक हैं, जितनी भी हमारी इस नेटवर्क के साथ जुड़ी हैं, उनको हम कानूनी तौर पर भी हम उनको जागरूक करें, उनको सक्षम बनाएं ताकि वो अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों के प्रति भी वो सचेत रहें। और कानूनी सलाह कार्यक्रम के अंदर आज हमारे बीच में हमने अपनी मेहमान को आमंत्रित किया है। आप श्रीमती शर्मिला शर्मा जी हैं जो बहुत सीनियर एडवोकेट हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में। आइए हम उनको स्क्रीन पे शामिल करते हैं और उनका औपचारिक हम अभिनंदन करते हैं। शर्मिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है हमें आपको देखकर हमारे बीच में। तो शर्मिला जी, आपने हमेशा ही हमारा बहुत सहयोग किया है, हमारे इस मंच का हमेशा प्रोत्साहन आपने हमें दिया है, हमारे इनिशिएटिव्स को आपने ना केवल हमारा हौसला बढ़ाया, पार्टिसिपेट किया, बल्कि और महिलाओं को भी जोड़ने और मोटिवेट करने में हमारा सहयोग दिया है। शर्मिला जी, आपसे जुड़ना सबके लिए सौभाग्य की बात है और जो समाज को एक नई दिशा देने का आप काम कर रहे हैं उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ के मुझे यहाँ पे एक मौका दिया। और अगर मेरी नॉलेज कुछ काम आ सके मेरी बहनों के, और तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य। शर्मिला जी, ये बहुत जरूरी रहता है कि हम एक्सपर्ट्स के साथ बात करें और एक्सपर्ट्स के साथ सही लोगों तक सही सूचना और सही ज्ञान वो हम पहुंचा पाए। ये हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। उसी जिम्मेदारी के तहत हमने आपकी सेवाएं इस मंच के लिए हमेशा चाही हैं और लेते रहे हैं। तो आज का हम टॉपिक जो हमने लिया है वो विवाह है, हिंदू मैरिज एक्ट। तो बहुत सारी हमारी लड़कियों का, बहुत सारे युवाओं का हमेशा यह सवाल होते हैं कि शादी हम कैसे कर सकते हैं, और खास तौर पे कोर्ट मैरिज के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। उनको लगता है कि कोर्ट में शादी होती है तो कोर्ट मैरिज करवा लेंगे। तो मैं कुछ ये जो मिथ हैं वो भी उनका भ्रम उनका निकले, और किस तरीके से विवाह कोर्ट में होता है या कोर्ट में किस प्रकार से विवाह की प्रक्रिया अपनाई जाती है, होता भी है कि नहीं होता है। उनको लगता है बस कोर्ट जाएंगे विवाह हो जाएगा। ये बहुत बड़ा एक ऐसा एक प्रचलन में वाक्य है जिन्हें लगता है कि मैडम हम तो ना कोर्ट मैरिज करेंगे, कोर्ट में जाके बस शादी कर लेंगे। उनको ये लगता है कोर्ट में जाएंगे, एक जज बैठे होंगे और 2 माला होंगी हमारे पास, हम उसके गले में डाल देंगे, वो मेरे गले में डाल देगी और फिर हम साइन कर देंगे उसके सामने एक रजिस्टर में और हम पति पत्नी बन जाएंगे। कि कोर्ट इस तरीके से विवाह करवाता है। जो ये आम जनता को, ये आम लोगों की जो धारणा है वो इस प्रकार से है। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि आप हमें जो विवाह की वैध प्रक्रिया है आप हमें वो बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। जी मैम, कोर्ट मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत जो कोर्ट में हम मैरिज रजिस्टर करते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग मैरिज को हम मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर कर सकते हैं, और उसमें वहां पे मैरिज करने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जबकि स्पेशल मैरिज एक्ट में सेक्शन 4 में ऐसा लिखा है कि जब अलग धर्म के, अलग जात के लोग अगर शादी करना चाहते हैं तो मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाके विलिंग टू मैरी वहां पे फॉर्म भर के देना पड़ता है, जिसमें 1 महीने का नोटिस वो लगाते हैं, पब्लिक नोटिस, कि अगर किसी इन दोनों की शादी से किसी को इनकार है, ऐतराज है, तो वो अपने ऐतराज दर्ज करा सकते हैं। शादी के लिए जैसा कि हिंदू मैरिज एक्ट में भी और स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट में भी लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए, लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए, दोनों में से किसी का भी लिविंग स्पाउस ना हो, और दोनों प्रोहिबिटेड रिलेशंस की डिग्री में ना आते हों, और जो कंसेंट है मैरिज की वो फ्री कंसेंट, तो ऐसी मैरिज वैलिड मैरिज होती है।
और रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज तो सिर्फ अथोराइजेशन ऑफ मैरिज है। एसडीएम के पास आप जाएंगे कि हमने शादी कर ली, इसको आप रजिस्टर कर दीजिए। उसके लिए विटनेस, 2 विटनेस लड़के की तरफ से, 2 विटनेस लड़की की तरफ से चाहिए होते हैं और वो हमें एक सर्टिफिकेट देते हैं। जबकि स्पेशल मैरिज एक्ट में आप वहां जाके शादी कर सकते हैं, लेकिन उसका टाइम पीरियड है कि 30 डेज का नोटिस। इसमें इंटरकास्ट किसी भी रिलीजन के लोग, किसी भी जाति के लोग, विभिन्न अलग अलग जातियों से संबंध रखने वाले 2 लड़का लड़की आपस में शादी कर सकते हैं। उसके लिए 30 दिन का नोटिस होता है, पब्लिक नोटिस होगा और उस 2 न्यूज़पेपर्स में उनको पब्लिश करना पड़ता है कि हम शादी करना चाहते हैं। एक जो भी लोकल सर्कुलेशन का पेपर होता है, एक हिंदी एक इंग्लिश। और 30 दिन के बाद अगर कोई ऐतराज दर्ज नहीं करा देते तो मैरिज रजिस्ट्रार, जो भी कंसर्न एरिया का, जहाँ पे भी जिस भी एरिया में लड़का लड़की रहते हैं, वो उनको बुला के मैरिज सर्टिफिकेट इशू। जी, शर्मिला जी से बात करने पर जो मुझे थोड़ा समझ आ रहा है वो ये कि एक बालिग होने के बाद लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की यदि 18 वर्ष है तो उनकी आयु हो जाती है शादी के लायक और फिर वो शादी कर सकते हैं। अगर वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी के साथ भी यदि वो शादी करना चाहते हैं तो वो विवाह योग्य होने के बाद वो शादी कर सकते हैं। उसके लिए आपने मुझे बताया है कि एक विशेष प्रावधान है कि वो स्पेशल मैरिज के तहत वे रजिस्ट्रार के पास जा सकते हैं। रजिस्ट्रार अमूमन कौन होता है? एसडीएम होते हैं रजिस्ट्रार, उसी को मैरिज रजिस्ट्रार की पावर्स डेलीगेट होती है। जी, आपके लोकल जिले में सब डिविजन में सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट होंगे, वो उनको अधिकार दिया होता है मैरिज रजिस्ट्रार का। तो आप वहां जाकर के आवेदन कर सकते हैं कि आप ये विवाह करना चाहते हैं। और जैसा कि शर्मिला जी बता रही हैं कि यदि किसी को आपके उस विवाह पर आपत्ति हो तो वो 30 दिन के अंदर अंदर अपनी आपत्ति को दर्ज करा सकता है। यदि किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं मिलती है तब वे दोनों शादी कर सकते हैं और वे शादी किसी भी तरीके से कर सकते हैं, किसी भी विधान से कर सकते हैं। 30 दिन के अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्शन किसी से नहीं आता है तो मैरिज रजिस्ट्रार उनको मैरिज सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। वहाँ पे आप माला डालना चाहें तो वहाँ पे और कोई रीति रिवाज नहीं होता है एसडीएम के कोर्ट में। वो भी आप जब 30 दिन के अंदर अगर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं दिया तो ही इज बाउंड टू इशू सर्टिफिकेट। एसडीएम को सर्टिफिकेट देना ही होगा अगर हम बाकी सभी कंडीशंस पूरी करते हैं कि दोनों में से किसी का भी लिविंग स्पाउस नहीं है, दोनों की उम्र पूरी है, दोनों अपनी फ्री विल से शादी करना चाहते हैं, तो मैरिज रजिस्ट्रार जो है वो सर्टिफिकेट दे देते हैं। शर्मिला जी, एक सवाल है कि क्या ये जरूरी है कि जो लड़का या लड़की शादी करना चाहे उनको किसी एक धार्मिक विधान से ही शादी करनी है, या वो सिर्फ हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास या एसडीएम के पास जाएं और अपनी बताएं कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं और फाइनली वो फिर सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो इकट्ठा रहना शुरू कर देते हैं बिना किसी धार्मिक विधान के? तो इस तरह की शादी को भी हम शादी मानेंगे? वैलिड, इट विल बी ए वैलिड मैरिज। मैम, इसमें 2 चीजें हैं। एक, हिंदू मैरिज एक्ट में अगर शादी करनी है जब दोनों लड़का और लड़की दोनों हिंदू धर्म के हैं तो उसमें सेक्शन 5 में कंडीशंस दी हुई हैं। उसमें लड़के की उम्र 21 साल, लड़की की उम्र 18 साल, दोनों प्रोहिबिटेड रिलेशंस की डिग्री में ना हो, बिंदास ना हो, मतलब फादर और मदर दोनों की तीसरी जनरेशन में से कोई भी ना हो। और उसमें सप्तपदी को हिंदू मैरिज एक्ट में मान्यता दी गई है कि वो रीति रिवाज है जो हमारे यहाँ पे 7 फेरे का एक रिचुअल्स है, हिंदू राइट्स के अनुसार शादी होना जरूरी है एज पर हिंदू मैरिज एक्ट। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में कोई भी रीति रिवाज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। उसमें आपको सिंपल मैजिस्ट्रेट के पास, मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाके अपनी विल देनी है कि यू विश टू मैरी, और जब कोई किसी को आपकी शादी से ऐतराज नहीं है तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और इट विल बी वैलिड मैरिज। ठीक है शर्मिला जी, आप मुझे बताइए कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वो किन पर लागू होता है? स्पेशल मैरिज एक्ट पूरे भारत में सभी धर्मों के लोगों पे लागू होता है। कोई भी किसी भी धर्म, इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज, कोई भी किसी भी धर्म के 2 युवा जो
21 साल और 18 साल के हैं, दे वांट टू मैरी, दे कैन मैरी, और ये इट विल बी वैलिड मैरिज। अगर हिंदू मैरिज के एक्ट के तहत अलग अलग धर्म के लोग शादी करते हैं, हिंदू और मुस्लिम, मान लीजिए लड़का मुस्लिम है, लड़की हिंदू है, और वो शादी करते हैं, इट विल नॉट बी वैलिड मैरिज एज पर हिंदू मैरिज एक्ट। लेकिन ये स्पेशल मैरिज एक्ट में इट विल बी वैलिड मैरिज। जी जी, तो जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके अंदर कोई भी अंतर जातीय विवाह कर सकता है और इंटर रिलीजन भी, अंतर धार्मिक भी वो विवाह कर सकता है। हाँ, उसके लिए धार्मिक विधान को अपनाने की भी जरूरत, वैसी कंडीशन कोई बाध्यता नहीं है, और वो अपनी सहमति से एक सर्टिफिकेट को हासिल करके अपनी वैवाहिक जिंदगी को वो शुरू कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। उसमें किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन उसके पास नहीं रहेगी। हाँ, जो कानूनी रूप से पति पत्नी डिक्लेरेशन आपको कोर्ट से मिल जाएगी कि अब ये पति पत्नी है। तो उसके लिए ये उनकी जो कपल है, जो जोड़ा है, उसकी अपनी विवेक और अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है कि वो इकट्ठा रहने के लिए या शादी को एक विधि विधान से करना चाहे या ना करना चाहे, लेकिन वो उनकी अपनी इच्छा है। रजिस्ट्रार से सर्टिफिकेट लेने के बाद वो कानूनी रूप से पति पत्नी हो जाते हैं। वो स्वैच्छिक रूप से, संवैधानिक रूप से उनको पति पत्नी की तरह से मान्यता मिल जाती है। शर्मिला जी, आप ये भी बताइए। भी उसी तरीके से ड्यूटी और वो जो भी हैं एक दूसरे के राइट्स, दैट विल बी गवर्न्ड बाय दिस रिलेशनशिप। जी जी, उसको वैसे स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर भी यदि वो शादी करते हैं तो उन्हें सारे उनके जो अधिकार हैं, सारे उनके राइट्स हैं, वो उन्हें मिलेंगे, एक पति को जो राइट्स देश में मिलते हैं। शर्मिला, आप मुझे ये बताइए कि यदि कोई हिंदू है ना, हिंदू जो बच्चे हैं या हिंदू युवा है, यदि वो स्पेशल मैरिज एक्ट में विवाह करना चाहे तो उनको अलाउड होता है कि नहीं? उनको भी, ये पूरे देश में हर नागरिक पे लागू होगा, पूरे देश पे, और एक ही तरीके का प्रावधान है कि देश के किसी भी कोने में आप चले जाएं, वहाँ के जहाँ पे भी लड़का या लड़की रहते हैं, उसकी जुरिस्डिक्शन में जो भी मैजिस्ट्रेट है, अगर दो हिंदू हैं दोनों तो भी, हिंदू इंटर रिलीजन है तो भी, इंटर कास्ट है तो भी, कोई भी इस एक्ट के तहत शादी कर सकता है। और उसके जब मैजिस्ट्रेट का उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो ये कानूनी रूप से वो पति पत्नी बन जाते हैं। कोई भी रीति रिवाज, कोई भी रिचुअल्स फॉलो करने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ती। जी, ये बहुत ही क्लैरिटी इस बात से हुई है कि जो युवा, जो बालिग युवा, जो हमारी संवैधानिक आयु है, उसमें जो हमारे युवा अगर वो धार्मिक रीति रिवाज से शादी करते हैं तो शादी करने की जो परंपरा है, विधान है, उसको पूरे करते हुए वो अपनी शादी करके फिर अपना मैरिज को रजिस्टर करवाने के लिए जा सकते हैं रजिस्ट्रार के पास। और यदि वे किसी विधि विधान से भी ना करें और अंतर जातीय या फिर अंतर रिलीजन जो होता है वो शादी करना चाहे, उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट में वो कोर्ट के सामने मैजिस्ट्रेट जो रजिस्ट्रार है उसके सामने जाकर के एक शपथ जैसा होता है, मुझे लगता है कि एक तरह की ये शपथ है कि दोनों को शपथ पत्र देने होते हैं कि दोनों की आयु पूरी है, दोनों प्रोहिबिटेड रिलेशन में नहीं है, और दोनों में से किसी का भी लिविंग स्पाउस नहीं है, अर्लियर मैरिड नहीं है, या अगर मैरिज थी तो वो डिसॉल्व हो चुकी है कानूनी रूप। जी, शर्मिला जी ने जो बताया उससे मैं इस प्रकार समझ पा रही हूँ, जो ऐसे शादी करने के लिए मैजिस्ट्रेट के सामने जाएंगे तो उन्हें एक शपथ पत्र देना होगा कि वे बालिग हैं, उनकी पहले से शादी नहीं हुई है, यदि शादी हुई है तो उनका कोई जीवित उनका कोई जीवन साथी नहीं है और वो शादी करना चाहते हैं और ये सहमति से वो रहना चाहते हैं, तो इस प्रकार से फिर उनको सर्टिफिकेट वहां से जारी हो जाता है। शर्मिला जी, आप बता रही थी प्रोहिबिटेड रिलेशंस, है ना? आप मुझे बताइए प्रोहिबिटेड रिलेशंस क्या है, होते हैं क्या है? सेक्शन 5 में, धारा 5 में ये लिखा हुआ है, कंडीशंस दी हुई है कि हिंदू मैरिज एक्ट में क्या एक जो वैलिड शादी है उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। उसमें नंबर 1 है लड़के की उम्र 21 साल, लड़की की उम्र 18 साल, दोनों
अपनी कंसेंट देने के काबिल हैं। किसी को भी कोई ल्यूनेटिक नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि वो अपने विवेक से कोई निर्णय नहीं ले सकते। तीसरा है कि वो प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं आते। जैसे हमारे हिंदू समाज में हम कस्टम्स से भी चलता है, तो उन कस्टम्स को भी हिंदू मैरिज एक्ट जिस टाइम बनाया गया, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो रिलेशन स्पिंदाज रिलेशन हम उनको कहते हैं, कि पिता की तरफ से या माता की तरफ से 3 डिग्री 3 पीढ़ी को छोड़ के में वो ना आते हो शादी करने के लिए, शादी जो भी शादी करना चाहते हैं, तो वो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है। अगर उस रिलेशन में वो लगते हैं मामा और बुआ का लड़का लड़की जैसे शादी नहीं कर सकते, उसको मान्यता नहीं होगी, कानून भी उसको मान्यता नहीं देता। दे आर विद इन द डेफिनेशन ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशन। स्पिंदाज नहीं होने चाहिए। जी मित्रों, बताया शर्मिला जी ने कि हमारा जो हिंदू विवाह अधिनियम है उसके अंतर्गत हमारी सामाजिक जो हमारे सामाजिक नियम है उसी के अनुसार उसको वैधानिक मान्यता भी दी गई है कि बहुत नजदीकी जो रिश्ते हैं 3 पीढ़ी के, जैसे शर्मिला जी ने बताया कि उनकी यदि शादी होती है तो वो अवैध करार दी जाएगी, उसको किसी प्रकार की संवैधानिक मान्यता नहीं मिलेगी। आप जानते हैं यदि संवैधानिक मान्यता यदि किसी को नहीं मिली है तो उसको कोई भी राइट जो है एक पति पत्नी के या परिवार के जो भी मिलने चाहिए वो उसको नहीं। शर्मिला जी, हमारे पास बहुत से ऐसे युवा हैं जो हमें संपर्क करते हैं, लड़कियां भी हमें संपर्क करती हैं कि माता पिता उनके विवाह के लिए राजी नहीं है, परंतु वे विवाह करना चाहते हैं और माता पिता से उनको बहुत धमकियां मिलती हैं या उनको वो डर जाते हैं, डराया जाता है। और कई बार हमारे ऐसे युवा हैं जो वो घर से भाग जाते हैं। घर से भाग जाने के बाद वो बहुत ज्यादा डरी हुई हालत में होते हैं कि अब हम क्या करें, घर से तो आ गए, अब शादी कैसे होगी, गवाह कैसे मिलेंगे, हम क्या करें और किधर जाएं। तो ऐसे बदहवासी की हालात में कभी कभी मैंने उन ऐसे युवाओं को देखा है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसे युवाओं के लिए क्या सलाह है कि वो कैसे अपनी शादी की प्रक्रिया की ओर बढ़े। और दूसरा, कुछ जिस समाज से जो उनको डर होता है, भय होता है कि घर वाले तो डेफिनेटली धमकाते हैं कि तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ये तो हमारे समाज में अक्सर इस बात का तो भय बिठाया ही जाता है, जनरली बिठाया जाता है। अभी तो काफी बदलाव हो गया है, तो पहले तो यही बिठाया जाता था शादी माँ बाप की मर्जी के बिना जो है वो सामाजिक सम्मान को बहुत बड़ी ठेस, परिवार के सम्मान जो है वो बच्चों की शादियों से भी बंधा हुआ होता था। अभी तो शिक्षा ने और जागरूकता ने इतना समय बदला है कि बच्चे अपना निर्णय खुद लेते हैं और हम भी अपने बच्चों के निर्णय का सम्मान करते हैं। फिर भी ऐसे उन युवाओं के लिए आप कृपया रास्ता सुझाएं। हमारे समाज की सामाजिक व्यवस्था ऐसी है जिसमें बेटी के विवाह को खासतौर पे अपने मान सम्मान से जोड़ के देखा जाता है, और बच्चों के कहने पे भी अगर माँ बाप नहीं मानते हैं और बच्चे शादी करना चाहते हैं, तो मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि भ्रमित ना हो। एक तो हमारे समाज में लीगल सिस्टम में भी भ्रमित करने वाले लोग बहुत ज्यादा बच्चों को मिल जाते हैं, क्योंकि उनको सही दिशा दिखाने वाले लोग नहीं मिल पाते हैं। सबसे पहले तो मैं ये सुझाव देना चाहूंगी कि जब भी आप, अगर आपके माँ बाप शादी के लिए नहीं मानते हैं, तो घर में से निकलने से पहले किसी विश्वसनीय जिसको भी आप जानते हैं, रिश्तेदारी में, फ्रेंड सर्कल में, किसी सही आदमी से सलाह लें। और शादी की जहाँ तक बात है, हाई कोर्ट में जब हम केस डालते हैं, सेक्शन 482 में कानून हम मांगते हैं कि ये मेरा बेसिक राइट है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट ऑफ सेफ्टी एंड लिबर्टी। जब जब बच्चा घर छोड़ के आ जाते तो माँ बाप उसको ढूंढ के किसी भी हद तक डैमेज करने के लिए, और कितने ही ऐसे हम देखते हैं कि बच्चों को मार दिया जाता है घर के सम्मान के नाम पे, और ऑनर किलिंग हम सब सुनते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में हाई कोर्ट में शरण ली जा सकती है, हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करी जा सकती है, जिसमें हाई कोर्ट एंटरटेन करता है। उसमें आमतौर पे यही हम लगाते हैं पिटीशन कि दोनों बच्चों ने शादी कर ली है, वो शादी के बाद इकट्ठा रह रहे हैं, लेकिन लड़की के घर वाले या लड़के के घर वाले उनको थ्रेट कर रहे हैं, उनको मार देने, उनकी जान को खतरा है। तो ऐसे में हाई कोर्ट उस बात का कॉग्निजेंस लेते हैं, क्योंकि ये
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट ऑफ लिबर्टी, राइट ऑफ फ्रीडम, तो उसमें उनको प्रोटेक्शन हाई कोर्ट से मिल सकती है। जहाँ तक शादी करने की बात है, किसी भी मंदिर में किसी भी रीति रिवाज से, जो हिंदू अगर दोनों लड़का लड़की हिंदू रीति रिवाज से शादी करेंगे तो हिंदू मैरिज एक्ट से गवर्न होंगे, उनकी शादी किसी भी मंदिर में उसी हिंदू राइट्स के अनुसार वो कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। और उसके एवज में जो भी पुजारी होता है वो एक सर्टिफिकेट देता है कि मैंने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इनकी शादी कराई। हाई कोर्ट में जब हम केस लगाते हैं तो वो कोई मैरिज को वैलिड या इनवैलिड नहीं करते। मैं इस बात को बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि बच्चों को ऐसा लगता है कि वो हाई कोर्ट में जाएंगे तो उनकी शादी हो जाएगी, जबकि हाई कोर्ट में शादी की वैधता के बारे में हाई कोर्ट कोई अपने कमेंट्स नहीं देता। वहां पे जो भी प्लीडिंग होती है लड़का लड़की की कि वो अपना घर छोड़ के आ गए हैं, अपने माता पिता की मर्जी के बिना उन्होंने शादी की है और उनकी जान को खतरा है, तो जो हाई कोर्ट में हम केस डालते हैं, जो हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज फैसला करते हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि इनकी जान को खतरा है कि नहीं। अगर उनको लगता है कि इनकी जान को खतरा है तो वो डायरेक्शन देते हैं कंसर्न जिस भी एरिया में जुरिस्डिक्शन में उनका पड़ता है वहाँ के एसएचओ को या एसपी को भी डायरेक्शन देते हैं कि आप इनकी बात सुनिए और अगर इनको खतरा है तो इनको प्रॉपर इनकी जान की रक्षा करिए। डायरेक्शन हाई कोर्ट से हम हाई कोर्ट पास करते हैं जी। और इस बात में नहीं जाते हैं कि ये शादी वैध है कि ये शादी अवैध है। ये तो बच्चों ने खुद देखना है कि जब वो किसी के भी साथ एक रिश्ता बनाना चाहते तो उससे पहले वो अच्छे से तसल्ली करें कि उनके साथ किसी भी तरह का गलत बात ना हो, जिससे वो शादी कर रहे हैं लड़का या लड़की, वो जो मैरिज की कंडीशंस हैं सेक्शन 5 की उनको सबको पूरा। हमारे जितने युवा साथी हैं, मैं आपको खरे शब्दों में बताना चाहती हूँ कि आप ये मत सोचिए कि आप घर से निकल गए और सीधे कोर्ट में चले जाएंगे और शादी हो जाएगी। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि घर से निकलते ही आप कोर्ट में पहुंच जाएंगे, शादी वहां जाकर के आप शादी कर लेंगे। आपको यदि शादी करनी है तो आपको बेशक माँ बाप की यदि आप रजामंदी के खिलाफ भी करना आप चाहते हैं और करने पर आपकी परिस्थितियां ऐसी बन गई है कि आपको करनी पड़ रही है, उसके लिए भी आपको जानकारी जुटानी होगी। उसके लिए भी आपको एक प्रक्रिया की जानकारी जरूर होना चाहिए कि आप जाएंगे कहाँ। जैसे शर्मिला जी ने कितनी अच्छी बात कही है कि आपका कोई ना कोई संपर्क, कोई ना कोई संरक्षक होना चाहिए जहां पर आप जाकर बैठेंगे। आप घर से निकल गए और गलियां गलियां घूम रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहां, कभी किसी गुरुद्वारे में और कभी किसी धर्मशाला में आप भागते घूम रहे हैं। आप ये सब चीजें करने से पहले एक बार जरूर कानूनी सलाह आप जरूर ले लें, कानून की चीजों को सच में समझें। ये कितनी जरूरी बात शर्मिला जी ने बताई है कि आपको जो हाई कोर्ट है, जब हाई कोर्ट में आप जाते हो, हाई कोर्ट से आप सुरक्षा मांगते हो कि हमने शादी कर ली है, और हाई कोर्ट आपकी शादी की वैधता को नहीं देखता, ना आपको अवैध कहता ना वो वैध कहता। वो आपको सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसको परस्यू करते हैं कि आपकी जान को यदि खतरा है तो उसके लिए डायरेक्शंस वो आपको देते हैं। संबंधित अधिकारी को, संबंधित ज्यूरिसडिक्शन को, संबंधित जो आपके जिला अधिकारी को सूचना देते होंगे। तो ये बात बहुत सही है। और खास तौर पे लड़के और लड़कियों, यदि आप ऐसा साहस करते हो तो कृपया जानकारी के अभाव में आप अपने आप को मुश्किलों में, आप अपने आप की जान को खतरे में कभी मत डालें। शर्मिला जी, ये बहुत मुझे काफी पीड़ादायक बात लगती है कि हमारे बहुत सारे युवा हैं जो शादी करने के लिए घर से निकल जाते हैं, भटकते रहते हैं, कोई ठिकाना नहीं होता, घर से कोई पैसा भी नहीं लिया होता, ना शादी विवाह का पता है, ना उनको गवाह मिल रहे होते हैं, तो वो अपने आप को बहुत बड़ी मुश्किलों में डाल चुके होते हैं। तो आप चूंकि आप कानूनविद हैं, आप विद्वान हैं और इसी प्रकार के केसेस को डील करती हैं, तो आप मुझे जरा अपने अनुभव हमें बताएं, हमारे कार्यक्रम को देखने वालों को थोड़ा सा और उनका ज्ञान है वो बढ़े और जागरूकता आए। जी, तो मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आमतौर पे जो बच्चे घर से भाग के शादी करते हैं, दोनों में से कोई भी प्रोफेशनली सेटल नहीं होता है।
उनके पास आमदनी का कोई ऐसा साधन नहीं होता कि वो माँ-बाप की मदद के बिना अपने आप से वो रह पाएँगे। जी, जिनके और उनको घर से निकलने के बाद उनको पता नहीं होता, घर से तो निकल आए कि अब कहाँ जाएँ? कहाँ रहेंगे वो? तो वो भटकते हैं, कहीं भी शरण लेते हैं किसी दोस्त के पास, होटल में, धर्मशाला में, मंदिर में। और फिर बहुत उनको उनकी सिचुएशन ऐसी होती है कि घर वाले उनको आने नहीं देंगे, वहाँ पे उनको जान का खतरा है। तो जी। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो पैसा देके कहीं अच्छी जगह पे रह सकते हैं। और इस तरह से बहुत बड़ी मुसीबत में वो फँस सकते हैं, क्योंकि समाज में हमारे किसी भी समाज में, और पर्टिकुलरली हमारे समाज में, जब हम घर से बाहर निकलता है बच्चा, लड़का है या लड़की, उसको सही दिशा दिखाने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे और उसको भ्रमित करने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। तो मेरी जी, सभी अपने युवा साथियों को सलाह है, जो बच्चे इस तरह का कदम लेना चाहते हैं या इस तरह के रिश्ते में हैं, एक-दूसरे से इन्फैचुएशन है, और वो उनको लगता है कि वो अपने माँ-बाप को रज़ामंद नहीं कर पाएँगे शादी के लिए, और अगर उनके पास सिर्फ़ एक ही रास्ता बचा है कि उनको घर से भाग के ही शादी करनी होगी, तब भी मेरी राय ये है कि आप जाने से पहले किसी से भी, किसी जो भी आपका सगा-संबंधी दोस्त है, अपने रहने का इंतज़ाम करें, किसी से सही सलाह लें, आपके पास उचित, कम से कम जितना 10 दिन, 15 दिन आपको घर से बाहर रहना है, उतना आपके पास पैसों का इंतज़ाम हो, ताकि आपकी सुरक्षा भी रहे, कि आप माँ-बाप से तो सुरक्षा माँग लोगे पुलिस से, लेकिन बाहर के जो कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट्स आपको किसी तरह का हार्म ना करें, तो उस सिचुएशन से बचने के लिए आप अगर आपके पास एक ही ये रास्ता बचा है, तो भी आप सोच समझ के चलिए, क्योंकि कोर्ट में जाके शादी का जो भी रीति-रिवाज है, वो आपको कहीं से भी, किसी भी मंदिर में, जहाँ पे भी आपको सही लगता है, वो आप कर लीजिए। उसके लिए आपके दोस्त होंगे, आपके रिश्तेदार, कोई ना कोई सपोर्ट ज़रूर करता है। बच्चा अकेला बिल्कुल नहीं होता, लड़की की तरफ से कोई आता है, चाहे उसके दोस्त ही हों, या लड़की की तरफ से भी, वैसे बहुत कम केसेज़ में होता है, कोई ना कोई आता है। तो आप शादी करके तो घर से निकलने से पहले आप पुख्ता इंतज़ाम करें कि आपकी कोई हरासमेंट बाहर के लोग ना करें। आपने अभी जो बातें बताई हैं वो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे क्या-क्या व्यवस्थाएँ अपनी करें और किस प्रकार से वो अपनी शादी को कर पाएँ, वो सारी व्यवस्थाओं के बारे में। और ये भी आपने शर्मिला बहुत अच्छी बात कही कि समाज सारी तरह के लोगों से बना है। आप गलत हाथों में भी पड़ सकते हो, आपका बहुत गलत आपको कोई मिसगाइड कर सकता है, आपको हार्म कर सकता है। तो सभी युवा लड़के-लड़कियों से मेरा अनुरोध है कि अगर आप माँ-बाप की मर्ज़ी के खिलाफ शादी करना भी चाहते हैं या करना पड़ रहा है, तो सबसे पहले आप अपनी फाइनेंशियल पोज़ीशन देखिए कि क्या आप उतना कमा पा रहे हैं कि आप अपनी पत्नी का खर्चा उठा सकते हैं एट दिस स्टेज। आप रहेंगे कहाँ? कौन आपको रखेगा? इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और हमारे भारतीय समाज में स्त्री की, जो लड़की की सिचुएशन है, वो किसी से छुपी नहीं है। लड़के को फिर उसके माँ-बाप रख लेंगे, लेकिन लड़की एक बार जब ये एक्सट्रीम स्टेप उठा लेती है, तो उसके बाद मेरे ख्याल कोई, ये वन वे ट्रैफिक है, उसके पास कहीं जाने का रास्ता नहीं है। और इस तरह के भटकाव जीवन में आए, इस तरह की उसकी एक्सप्लॉयटेशन हो, इस तरह की अनवांटेड चीज़ें उसके साथ हो जाएँ, तो फिर वो हमेशा शायद पश्चाताप के सिवाय उस बच्चे के पास कोई दूसरी चीज़ें नहीं रह जाती हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के निर्णय लें। क्योंकि शादी की 18 साल के होके आपको कानूनी रूप से तो शादी करने के लिए आप वैलिड हो गई आपकी, आप अपनी कंसेंट दे सकते हैं। लेकिन क्या एक शादी एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का इंस्टीट्यूशन है? क्या आप उस शादी के बाद जो ज़िम्मेदारियाँ आएँगी, क्या आप उनको उठाने के काबिल हैं? क्या आप तैयार हैं मानसिक रूप से और फाइनेंशियल रूप से भी? क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। जब तक आप कमाएँगे नहीं, तो आप अपना घर कैसे चलाएँगे? तो ये शादी तो ठीक है, उस टाइम तक एक भूत सवार होता है, सभी पे होता है, सभी युवाओं पे हो सकता है, और सभी का शायद मानसिक दशा उस टाइम पे एक जैसी होती होगी। कई बार सच में भी ऐसी कंडीशंस होती हैं कि माँ-बाप ज़बरदस्ती लड़की की शादी या लड़के की शादी किसी और से कराना चाहते हैं, तो जिसके लिए बच्चे बिल्कुल तैयार नहीं होते और उनको ये एक्सट्रीम स्टेप लेना ही पड़ता है। तो मैं माँ-बाप से भी ये गुज़ारिश करूँगी कि अगर बच्चा अपने मन की बात उनके सामने रख रहा है, तो उसकी बात को समझिए, उसकी बात को सुनिए, और कोशिश करिए कि आप उसको अगर काउंसलिंग करके समझा सकते हैं कि आप उसकी कुछ समय बाद
सेटल होने तक शादी करा देंगे, तो आप उसको समझाने की कोशिश करिए। लेकिन फिर भी अगर बच्चों को लगता है कि उनको जाना ही होगा, उनके साथ कुछ और चीज़ें हो जाएँगी, उनकी जान को खतरा है, तो घर से निकलने से पहले कम से कम आप रहेंगे कहाँ, आप क्या कमाने के काबिल हो, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और किसी लीगल एक्सपर्ट की, किसी भी जानकार की, जिस पे आपको भरोसा है, उनकी सलाह से ही आप बाहर जाएँगे तो वो अच्छा रहेगा। उससे आप अनेक तरह की जो अनवांटेड सिचुएशन हो सकती है, उससे अपने आप को बचा पाएंगे। और शर्मिला जी, जब बच्चे घर से निकले तो एक तो ये है कि जरूरी उनके पास अपना रहने का ठिकाना, वो किस तरीके से रहेंगे और उतना धन उनके पास जो उनको जरूरी है वो भी उनके पास होना होना चाहिए। और बहुत ज़रूरी है। जी, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की भी बात है। बहुत सारे बच्चे फिर बाद में परेशान होते हैं कि मैडम इसकी एज का प्रूफ नहीं है मेरे पास, एज का प्रूफ नहीं है तो शादी में हम लोग सर्टिफिकेट नहीं ले पा रहे हैं। तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की उनको ज़रूरत होती है ताकि वो डॉक्यूमेंट्स भी अपने प्रिक्योर करके रखें और बाद में फिर वो भटकने से बेहतर। दोनों के पास अपना जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए जिससे उनकी डेट ऑफ बर्थ का पता लगे। अभी जैसे आधार कार्ड को भी मैंडेटरी बना दिया है कि आधार कार्ड एक वैलिड प्रूफ है उनकी उम्र का। उनके पास आधार कार्ड हो और अगर वो पढ़े लिखे हैं 5वीं, 10वीं, 8वीं, जो भी उनका एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं वो भी उनके पास होना बहुत ज़रूरी है। उनका आइडेंटिटी कार्ड उनके पास होना चाहिए ताकि कहीं पे भी उनको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है और ना अगर वो आइडेंटिटी कार्ड उनके पास ना हो तो अनेक तरह की उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर उनको घर से निकल ही रहे हैं बच्चे, उनको जाना ही है, तो प्लीज़ ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखिए, अपना आधार कार्ड, अपना जन्म प्रमाण पत्र, अपने एकेडमिक सर्टिफिकेट्स अगर आप पढ़े लिखे हैं तो ताकि उन सर्टिफिकेट के बेस पे आप कहीं काम भी कर सकते हैं और मैरिज ये दिखाने के लिए कि आप जो एक लीगल मैरिज है उसकी कंडीशंस को पूरा करते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स उसके लिए भी ज़रूरी होते हैं, अपनी उम्र बताने के लिए। बिल्कुल सही बात कि डॉक्यूमेंट्स भी इतने ही ज़रूरी होते हैं। एकदम से सर पे फितूर हुआ और घर से भाग गए और कुछ भी पास में नहीं है तो आप अपने आप को बहुत सारी दिक्कतों में अपने आप को आप पाएंगे। थोड़े जब समझ आएगी तब बहुत देर होगी और मुश्किलें आप युवाओं के लिए बढ़ेंगी। जहाँ पर ये मैरिज की रजिस्ट्रेशन होती है चाहे वो मैजिस्ट्रेट के सामने, तो वो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स, वहाँ क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स वो लोग मांगते हैं, वो किस प्रकार के गवाहों को मांगते हैं, क्या-क्या उनको मैरिज सर्टिफिकेट को रजिस्टर करने के लिए चाहिए होता है? सबसे पहले तो जन्म प्रमाण पत्र मांगते हैं जी। लड़के की उम्र 21 साल की हो, लड़की की उम्र 18 साल की। उसके बाद हमारा एफिडेविट मांगते हैं, उसमें हमें लिखना होगा कि मैं इस पते का रहने वाला हूँ, मेरी उम्र, मेरा नाम ये है, मेरी उम्र ये है, ये मेरी पहली शादी है, मेरी इससे पहले शादी नहीं हुई, मैं ये शादी अपनी मर्जी से कर रहा हूँ या कर रही हूँ और हम किसी भी प्रोहिबिटेड रिलेशंस की डेफिनेशन में नहीं आते हैं और हमारा कोई लिविंग स्पाउस नहीं है। इस तरह का एफिडेविट्स बना के और अपना बर्थ का सर्टिफिकेट लगा के ये एप्लीकेशन, सिर्फ उसमें 4 डॉक्यूमेंट, दोनों को अपना एक-एक फोटो लगाना है पासपोर्ट साइज, अपना एफिडेविट सबमिट करना है और अपना डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट उसके साथ लगा के आप जहाँ पे लड़का रहता है या लड़की रहती है, जुरिसडिक्शन का इस तरह से बनेगा कि अगर लड़के के एड्रेस पे है तो वहाँ के मैरिज रजिस्ट्रार के पास आप एप्लीकेशन दे सकते हैं या लड़की जहाँ पे रहती है उस जुरिसडिक्शन में जो भी मैरिज रजिस्ट्रार है, एसडीएम को ही मैरिज रजिस्ट्रार के पास डेलीगेटेड होती है आमतौर पे, तो उनके पास जाके आपको फाइल में लगा के अपना फोटो, अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अपना एफिडेविट कि मैरिज की कंडीशंस को जिसमें आप दिखाते हैं कि आप पूरा करते हैं, तो आप सबमिट कर देंगे। स्पेशल मैरिज एक्ट की बात कर रही हूँ मैं। उसमें 30 दिन के बाद वो पब्लिक नोटिस लगाएंगे ऑफिस में भी और लोकल न्यूज़पेपर्स में, 2 न्यूज़पेपर्स में निकालेंगे कि हमारे पास ये दरखास्त आई है, ये और ये शादी करना चाहते हैं, किसी को कोई ऐतराज है तो वो अपना 30 दिन के अंदर दर्ज करें, नहीं तो इनको मैरिज का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अगर कोई हमारे पास ऑब्जेक्शन नहीं आता है, कोई ऐतराज नहीं आता है, तो 30 दिन के बाद दोनों लड़का लड़की एसडीएम के पास जाएंगे और वहाँ पे उनको मैरिज सर्टिफिकेट इशू, कोई भी उनके 2 गवाह की जरूरत है, उनकी सिग्नेचर चाहिए
तो जी। कोई भी दो गवाह आस-पास से, पड़ोस से, दोस्त को, रिश्तेदार को, किसी को भी ले जा सकते हैं, उनको कंपेल नहीं किया जा सकता जी। कि आप माँ-बाप को बुला के लेके और आमतौर पे जो शादियाँ माँ-बाप की मर्ज़ी से होती हैं, उसमें तो माँ-बाप चले ही जाते हैं। लेकिन अगर नहीं भी जाते हैं तो ही उसके लिए भी उनको बाध्य नहीं करा जा सकता है, किन्हीं भी जी। दो गवाह को, क्योंकि प्री एक्जिस्टिंग मैरिज को हिंदू मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर कराएँगे, तो उसमें शादी का सबूत तो देंगे कि हमने ये सप्तपदी का कोई फ़ोटो, उसमें 2 फ़ोटोग्राफ्स होंगी। जी। और उसमें किसी भी 2 गवाह को वो ले जा सकते हैं, उनको कंपेल नहीं करा जा सकता कि अगर माँ-बाप की मर्ज़ी के बिना भी बच्चों ने शादी करी है। जी, जी। तो ये बहुत से ऐसे सवाल थे जो युवाओं के मन में अक्सर होते हैं। जो हमारे शहरी युवा हैं उनको बहुत इन्फॉर्मेशन का एक्सेस रहता है। अब तो हालाँकि छोटे कस्बों में और गाँव में भी इन्फॉर्मेशन का एक्सेस बहुत हो गया है। उसके बावजूद भी ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर उन्हें समझ में नहीं आता ये सब चीज़ें। तो आज का जो सेशन हमारा शर्मिला जी के साथ रहा खास तौर पे हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में और किस प्रकार की शादी वैध होती है, नहीं होती है और कोर्ट का इसमें क्या रोल रहता है, वो सारी बातों के बारे में आपने हमें बताया है। शर्मिला जी, आपने बहुत जानकारीपूर्ण बातें बताई हैं जो सभी युवाओं के काम आएंगी। एक चलते-चलते सवाल मेरा ये था कि जब बच्चे हमारे कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में अपनी सुरक्षा लेने के लिए जाते हैं, क्या वहाँ पर कोई औपचारिक किसी प्रकार की फीस होती है? उसमें सिर्फ वकील की फीस होती है। औपचारिक रूप से जो पिटीशन होती है उसपे तो सिर्फ 50 रुपए का जो गवर्नमेंट का स्टैम्प होता है वही लगते हैं। बाकी जी। जो भी हमारे वकील साहब हैं उनके जो चार्जेस होते हैं वही होते हैं और जी। कोई और मैरिज रजिस्ट्रेशन के दौरान भी इसी प्रकार की कोई फीस की व्यवस्था होती होगी? हाँ, वो फीस की रजिस्ट्री में वहाँ पे जो ट्रेज़री होती है उसमें 150 रुपए की फीस है जो मैरिज ऑलरेडी हो चुकी है उसको रजिस्टर कराने के लिए, और स्पेशल मैरिज एक्ट में भी 150 रुपए की ही फीस है, वो आपको वहाँ पे जमा करानी पड़ती है। इससे ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन जो स्पेशली हमने किया आपके लिए ताकि आपकी जानकारी को और हम पुख्ता कर सकें। और शर्मिला जी, आपने बहुत ही वाजिब और बहुत ही तथ्यपरक हमें जवाब दिए हैं हमारे प्रश्नों के। आपका आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय।